आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति की। नई शिक्षा नीति को लागू हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले 1 साल में ये शिक्षा नीति कहाँ तक पहुंची? क्या इम्प्लीमेंटेशन की राह में कुछ चुनौतियां आई, या फिर सरकार क्या नोटिफाई कर पाई, क्या स्कूलों को अपने विश्वास में ले पाई, और क्या इसके लिए जो आवश्यक ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सका। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट प्रशांत नारंग। प्रशांत नारंग सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के रिसर्च डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और शिक्षा के मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज़ादी पॉडकास्ट में। धन्यवाद अविनाश। प्रशांत, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 29 जुलाई को राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, जिसे पिछले वर्ष लागू किया गया था, उसके 1 साल पूरे हो गए हैं। आगे बात करें कि वो जो शिक्षा नीति है वो कितनी लागू हुई है या लागू होने की कितने करीब आ चुकी है, उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस शिक्षा नीति को लेकर आप लोग बहुत ही उत्साहित थे। आप लोगों को बहुत सारे इसमें सकारात्मक चीजें इसमें दिखी। तो हमारे जो श्रोता हैं उनको हम सबसे पहले एक बार हम नटशेल में बात कर लेते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि इस नई शिक्षा नीति में सकारात्मक है और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में काम आएंगी? जी बिल्कुल अविनाश। अविनाश, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो शिक्षा नीति है ये बहुत सालों के बाद, करीब कुछ 2-2.5 दशक के बाद आई, और इससे पहले की जो शिक्षा नीति थी वो काफी पुरानी हो चुकी थी। तो इस बारे में तो सभी एकमत थे ही कि नई शिक्षा नीति की जरूरत है। और इस शिक्षा नीति का जो इसमें सबसे उम्दा बात जो थी वो ये थी कि शिक्षा नीति में ये बात मानी गई कि शिक्षा के क्षेत्र में, अब मैं ज्यादातर बात करूंगा स्कूली शिक्षा के बारे में। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कोई रेगुलेटर नहीं था। जो राज्य सरकारें हैं उन्हीं का डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि सरकारी स्कूलों को चलाता है। वही डिपार्टमेंट बाकी स्कूलों को भी गवर्न करता था, रेगुलेट करता था, उनके लिए रूल्स वगैरह बनाता था। तो इसका ये मतलब था कि सरकारी स्कूलों को चलाने वाला डिपार्टमेंट ही अपने प्रतिस्पर्धी स्कूलों को रेगुलेट भी करता था। तो ये अपने आप में एक जो था वो बड़ी मतलब दुविधाजनक स्थिति थी, क्योंकि आप अपने प्रतिस्पर्धी को रेगुलेट कर रहे हैं, आपके पास पावर है और उस पावर का इस्तेमाल आप अपने प्रतिस्पर्धी को स्क्रूटिनाइज करने के लिए कर रहे हैं। और आप अपने स्कूलों को, इसका मतलब है कि उतने अच्छे से स्क्रूटिनाइज नहीं करेंगे। और आप वैसे भी क्या क्या करेंगे, आप अपना स्कूल चलाएंगे, रेगुलेट भी करेंगे, तो आप कितना कुछ कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती एक्चुअली शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूँगा कि यही थी। और इस बात को नई शिक्षा नीति ने माना और इसको लेकर उन्होंने ये बात कही है कि सरकारी स्कूलों को चलाना, पॉलिसी बनाना, और दूसरे जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी, उनको रेगुलेट करना, ये अलग अलग फंक्शंस हैं, ये अलग अलग जिम्मेवारी है और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को निभानी चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये दो तरह की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए नई शिक्षा नीति ने ये बात कही है कि उसमें एक नई बॉडी सेटअप की जाए जिसका नाम स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी हो, और वो सेटअप हो, और वो बॉडी जो है वो स्कूलों को एक्रेडिटेशन दे, उनको एक्रेडिट करे। तो मैं कहूँगा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा अगर ये लागू हो जाए तो। प्रशांत, आप ये कह रहे हैं कि पहले की जो व्यवस्था थी उसमें सरकार ही रेगुलेशन का काम करती थी, सरकार ही सर्विस प्रोवाइडर थी और सरकार ही रूल भी बनाती थी, और सरकार ही फिर उस रूल का अनुपालन ना होने पे दंडित भी किया करती थी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि एक अलग रेगुलेटर होगा
जो कि सरकारी और निजी स्कूल सभी को रेगुलेट करेगा। जी उम्मीद कर सकते हैं कि ये कुछ कुछ ट्राई के जैसा ही होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए सरकारी तो ट्राई भी सरकार में ही आता है, क्योंकि सरकार का ही सेटअप किया हुआ है, सरकार से उसको तनख्वाह मिलती है। लेकिन वो जो सरकारी कंपनी, फोन की कंपनी है, चाहे वो एमटीएनएल हो या बीएसएनएल हो, कम से कम वो कंपनी जो है, या जो मिनिस्ट्री अगर वो कंपनी को चलाती है, जो डिपार्टमेंट चलाता है, वो डिपार्टमेंट कम से कम रेगुलेट नहीं कर रहा है। तो आता तो सब कुछ सरकार में है, लेकिन फिर भी उनके बीच में जो है वो फर्क होना बहुत जरूरी है। सेम डिपार्टमेंट में वो पावर नहीं होनी चाहिए, स्कूलों को चलाने की भी और स्कूलों को रेगुलेट करने की भी, क्योंकि आप अपने स्कूलों को फिर कैसे रेगुलेट करेंगे? मैनेजमेंट और गवर्नेंस जो है वो दोनों अलग अलग बातें हैं, और वो अलग अलग ही रखनी चाहिए। अगर आप अपने स्कूलों को मैनेज करें तो आप अपनी गलती खुद कैसे ढूंढेंगे? तो इसलिए रेगुलेशन की पावर तो अलग ही होनी चाहिए। प्रशांत, क्या जो नई नीति है इसमें टीचर्स अकाउंटेबिलिटी यानी अध्यापकों की जवाबदेही तय करने के लिए भी क्या कुछ प्रावधान बनाए गए हैं? देखिए, हम बात कर रहे हैं नीति की, तो कई बार नीति में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं होती, विस्तार से, या बहुत डिटेल नहीं होता। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात तो है, और इसमें कहा गया है कि सभी एक्टर्स की, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जितने एक्टर्स हैं, वो उन सब की जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये बात हमने नोट की कि इसमें बात तो है कि जवाबदेही होनी चाहिए, टीचर्स की भी होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से होनी चाहिए? और दूसरा, क्योंकि खास करके जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, वो अपने आप में एक वोट बैंक है। बच्चे तो स्कूल में आते हैं और पास होकर के स्कूल से निकल जाते हैं, इसलिए पेरेंट्स परमानेंट वोट बैंक, एज पेरेंट्स हों या ना हों, टीचर्स तो परमानेंट वोट बैंक हैं। तो इसलिए टीचर्स के नकेल कसना किसी राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि यही टीचर्स जो हैं वो जाकर के, और चुनाव के समय उनकी ड्यूटी भी लगती है, तो इसलिए वो चुनाव और वोट दोनों में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में जो राज्य की विधायिका है, उसके अपर हाउस में भी इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इस वजह से जो सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, उनकी एक बड़ी राजनीतिक भूमिका है, चुनाव में भूमिका है, वोटों में भूमिका है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी की बात तो कही नीति ने, लेकिन किस तरह से अकाउंटेबिलिटी होगी ये नहीं बताया, और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ से आएगी कानून बदलने की, वो तो उसमें बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। तो आप कह रहे हैं कि अगर एक सबसे बड़ा एक टेक अवे जो ये नई नीति है इसमें आपके हिसाब से जो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है वो ही है, आप ये कह रहे हैं। जी और जी। उसके अलावा देखिए, इसमें ना अपने आप दो तीन बातें और निकल करके आती हैं कि जब एक रेगुलेटर होगा और वो रेगुलेटर निष्पक्ष होगा, तो वो दोनों को रेगुलेट करेगा, सरकारी को भी और प्राइवेट को भी। आप देखिए, जब शिक्षा का अधिकार कानून 2010 में आया, तो कानून ने कहा कि स्कूलों में टॉयलेट्स होने चाहिए, खेलकूद का मैदान होना चाहिए, एक बिल्डिंग होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए स्कूलों की, इतने कमरे, इतने अध्यापक होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। अ, इस तरह से उसमें कई बातें थी शिक्षा के अधिकार में। और हमने देखा कि कई स्कूल जो थे, खास करके निजी पाठशालाएं, वो बंद होने की कगार पर आ गई, क्योंकि ऐसी कई जगह, गांव खेड़े या फिर शहरों में भी स्लम्स हो गए, अनअधिकृत कॉलोनियां हो गई, जहाँ पे छोटे छोटे स्कूल चला करते थे, और वो इन नियमों का पालन नहीं कर सकते थे। तो जरूरी नहीं कि सरकार ने उन्हें बंद कराया हो, नियमों का पालन ना करने में असमर्थ होने पर वो खुद से ही अ, दंडात्मक कार्रवाई के डर से, या कोई शिकायत ना करे उस डर से, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। कई स्कूलों पर केस हुए,
कई राज्यों में राज्य सरकारों ने या फिर शिक्षा विभागों ने कार्रवाई करते हुए ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया। अब इस बारे में डाटा जो है वो पब्लिक डोमेन में है कि कितने सरकारी स्कूल भी ऐसे हैं, हजारों सरकारी स्कूल हैं, बड़ी संख्या में, बड़े अनुपात में सरकारी स्कूल हैं जो कि शिक्षा के अधिकार के इन नियमों का पालन खरे से नहीं कर पाते, खरे तौर पे नहीं कर पाते। लेकिन उन पर ये नियम कानून उस तरह से लागू नहीं होते, उनके लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं है। तो ये शिक्षा नीति में अब कहा गया है कि जो भी जिस भी तरह के नियम हो, कानून हो, वो दोनों प्राइवेट पर यानी कि निजी स्कूलों पर और सार्वजनिक स्कूलों पर, दोनों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के लिए कानून अलग और दूसरे के अलग। ये तो रूल ऑफ लॉ का पहला नियम है कि जो भी कानून हो वो सबके लिए बराबर, तो सार्वजनिक के लिए भी और निजी के लिए भी, ये दोनों के लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो ये बात इसमें मानी गई है। तीसरी बात, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इमारत होनी चाहिए, अलग टॉयलेट्स होने चाहिए, तो सबसे पहले बात तो ये पूछने की है कि स्कूलों में टॉयलेट तो तब होंगे जब उनके पास सीवेज का, ड्रेनेज का कनेक्शन होगा। तो क्या ये बात हमने आज तक कभी सर्वे की सरकार ने कि कितने स्कूलों के पास सीवेज का या ड्रेनेज का कनेक्शन है? हमारे देश में जो म्यूनिसिपल कमेटियां हैं या म्यूनिसिपल अथॉरिटी हैं, वो सब जगह पर, सब क्षेत्रों में, सब तहसीलों में क्या सीवेज और ड्रेनेज पहुंचा पाई हैं? अगर पिछले 70 सालों में आप एक जन जन तक अगर सीवेज और ड्रेनेज नहीं पहुंचा पाए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि स्कूलों में टॉयलेट्स होंगे? या फिर दूसरी बात, अगर सीवेज और ड्रेनेज है तो क्या वहां पानी पहुंचा है? पानी की पाइपें पहुंची हैं, ये एक सवाल है, और पाइपों में पानी आता है कि नहीं आता, ये अलग सवाल है। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि निजी स्कूलों ने अपनी जिम्मेवारी निभाई कि नहीं निभाई, लेकिन जो कनेक्शन देना है ये तो किसी निजी कंपनी के हाथ में नहीं है। पानी का कनेक्शन, पानी मूलभूत अधिकार में आता है, मूलभूत सुविधा है। ड्रेनेज, सैनिटेशन, सीवेज, ये सब मूलभूत सुविधाओं में आते हैं, ये तो किसी प्राइवेट के हाथ में नहीं है। तो ये जो नाकामयाबी इसमें है, नाकामी है इसमें, तो ये प्राइवेट स्कूल तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये बातों में सामंजस्य, इन बातों को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए शिक्षा नीति में ये बात जरूर कही है कि हम बहुत ज्यादा इनपुट्स पर फोकस कर रहे थे। इनपुट्स मतलब कि शिक्षा में कमरा बड़ा होना चाहिए या इमारत हो, टॉयलेट हो, पानी हो, तो लाइब्रेरी हो, खेलकूद का मैदान हो, इतने अध्यापक हों। तो ये मान लिया गया कि भाई ये होंगे तो पढ़ाई होगी। लेकिन शिक्षा के अधिकार में ये नहीं लिखा कि शिक्षा होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। उसमें ये लिखा है कमरा हो, छत हो, टीचर हो, फर्नीचर हो, या इतने बच्चों पर इतना मिनिमम टीचर हो, खेलकूद, किताब और ये सब हो। तो उसमें ये मान लिया गया कि अगर ये सब को आप एक जगह पे ले आएंगे तो पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालांकि कानून को ये बोलना चाहिए कि पढ़ाई होती है नहीं होती इस बात को जांचा जाए, पर कानून ने ये ना जांच करके और ये जांचा। और अगर ऐसा कानून पहले जमाने में होता तो टैगोर शायद शांति निकेतन नहीं खोल पाते, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जो पेड़ के नीचे हुए। गुरुकुल में भी जो पुराना जमाने की, जो पुराने समय की शिक्षा पद्धति थी, उस जमाने में पेड़ के नीचे भी पढ़ाई हुआ करती थी। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि स्कूल पर पेड़ के नीचे ही होने चाहिए, लेकिन हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है या स्कूलों की स्थिति है या जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं उनकी जैसी स्थिति है, सब जगह पे बहुत सर्वसंपन्न स्कूलों का होना जरूरी नहीं कि वो हों ही, और ना होने पर उन्हें बंद कर दिया जाए, उन पर दंड लगाया जाए, ये थोड़ी ज्यादती है। तो इस बात को शिक्षा नीति मानती है कि भाई हमें पढ़ाई पर फोकस करना है, बच्चों ने कितना सीखा उनके सीखने पर फोकस करना है। ठीक है कि पानी होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि स्कूल में पानी नहीं है, वो सब चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो स्कूल को बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बात फोकस की है।
तो उसमें शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि हाँ, हमें फोकस पढ़ाई पर और सीखने पर करने की जरूरत है। प्रशांत, तो आपने दो तीन जो पॉइंट्स हैं वो गिनाए कि किस तरीके से ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो पुरानी चुनौतियों को डील करने में सक्षम है, या हम कहें कि कम से कम उसके बारे में बात करती है। जी अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि वो कौन से दो एक ऐसी चीजें हैं जो अगर जो शिक्षा नीति में नहीं है, और अगर उन चीजों को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कर लिया जाता तो ये एक श्रेष्ठ शिक्षा नीति बन सकती थी, जो कि भविष्य के लिए आधार का काम करती। जी जी। तो देखिए, शिक्षा नीति में कई जगह पे ये कहा गया है कि शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए, या शिक्षा का हमें उसको कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती है कि कमर्शलाइजेशन ना होने का क्या मतलब है। क्योंकि देखिए, स्कूलों में फीस तो चाहिए। आपने निजी स्कूल हमारे देश में हैं, निजी स्कूल अच्छा पढ़ा रहे हैं, और हम ये अक्सर देखते हैं कि निजी स्कूलों की शिक्षा थोड़ी बेहतर क्वालिटी की है। जो बहुत अच्छे और महंगे स्कूल हैं उनकी तो अच्छी है, लेकिन जो कम फीस वाले बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके बारे में भी जो रिसर्च ये कहती है कि उनकी पढ़ाई का जो स्तर है वो सरकारी स्कूलों से थोड़ा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन वो उस स्तर की शिक्षा 1/3 खर्च में दे पाते हैं। मतलब जो उनकी फीस है और जो सार्वजनिक स्कूलों में जो पढ़ाई देने का खर्च आता है, उसकी 1/3 फीस में निजी स्कूल उस स्तर की पढ़ाई दे पाते हैं, और उसके अलावा वो कुछ एक दो एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, और अच्छा, मतलब उतने में वो ज़्यादा पढ़ाते हैं और कम खर्च में पढ़ाते हैं। तो जितना पैसा सरकार खर्च कर रही है, अगर उतना पैसा निजी स्कूलों को मिले तो उम्मीद है कि वो तो बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। वैल्यू फॉर मनी की अगर हम बात करें तो निजी स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके पास वो संसाधन नहीं है। सरकार के पास संसाधन है, लेकिन वो संसाधन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरह से वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद शिक्षा का स्तर बहुत बहुत कुछ खास, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन शिक्षा नीति इस बात को न देखते हुए बस ये कहती है कि कमर्शलाइजेशन। अब कमर्शलाइजेशन का क्या मतलब है वो कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि देखिए, बात तो है कि आप फीस लेंगे तभी पढ़ाएंगे। अब वो फीस ज्यादा ले या कम ले ये कैसे डिफाइन हो? और अगर आपको लगता है कि वो फीस ज्यादा ले रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास, छात्रों के पास, बच्चों के पास दूसरे विकल्प नहीं है। इसका मतलब है कि और स्कूल अच्छे होने चाहिए, हमें ज्यादा स्कूलों की जरूरत है, तभी तो ना विकल्प होगा और तभी उनके लिए प्रतिस्पर्धा होगी। देखिए, कोई भी जो कामयाब बिजनेसमैन है वो प्रतिस्पर्धा नहीं चाहता। तो अगर आपको इस बात से समस्या है कि निजी स्कूल जो हैं वो फीस ज्यादा लेते हैं, तो सबसे सस्ता विकल्प ये है कि आप और विकल्प लाइए और प्रतिस्पर्धा लाइए। जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी उतना ज्यादा जो है वो अपने घुटनों पर झुक करके और लाल कालीन बिछा करके बच्चों को अपने एडमिशन देने के लिए बुलाएंगे। हो सकता है कॉल सेंटर में वो पैसा देके बच्चों के पेरेंट्स को कॉल करके बोलें कि हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, हम आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ बच्चे को पढ़ाइए। इनोवेशन करेंगे, अपने नए नए प्रयोग करेंगे, नए नए किस्म की पेडागोजी लाएंगे, नए नए किस्म का करिकुलम, या बहुत सारे उसमें वो बिल्कुल नए से नया शिक्षा नीति में इनोवेशन होगी। पर चूंकि हमने प्रतिस्पर्धा रोक रखी है, प्रतिस्पर्धा को रोकने से जो स्कूल चल रहे हैं वो बहुत फायदे में है, क्योंकि उनके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो ये जो रोक है कि स्कूल प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ये अभी के स्कूलों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो तो अपना किसी ना किसी तरह से प्रॉफिट निकाल के बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। लेकिन नए स्कूलों को आने के लिए आपने एक तरह से रोक दिया, क्योंकि वो इतना इन्वेस्टमेंट कैसे लाएंगे, और इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो उसका रिटर्न कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत
पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए ये अच्छा नहीं है। कमर्शलाइजेशन रोकने के नाम पर आप शिक्षा को महंगा रखे हुए हैं और आर्टिफिशियली महंगा रखे हुए हैं और विकल्प रोक रखे हैं। अगर ये शिक्षा के क्षेत्र को खोल दिया जाए तो इसमें काफी इन्वेस्टमेंट आएगा और नए नए प्रयोग होंगे और इनोवेशन होगा, जिससे अच्छी शिक्षा बहुत कम दाम में आम जन तक पहुंच पाएगी। तो ये सबसे बड़ी खामी मैं समझता हूँ और ये काफी हद तक जो है वो एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड है। इसमें कोई तर्क या कुछ मेरे को इसमें ऐसा कोई एविडेंस नजर नहीं आता। देखिए, एविडेंस की बात तब की जाती है कि जब हमारे देश का जो संविधान है वो कहता है कि आपको मूलभूत अधिकार है, आप कोई भी किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप प्रोफेशन में जा सकते हैं, किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं। तो एक अध्यापक जो किसी स्कूल में पढ़ाता है, अगर वो अपना स्कूल खोलना चाहे 20 बच्चों का, 50 बच्चों का, तो क्या वो अपना एक स्कूल खोल सकता है? क्योंकि वो स्कूल खोलेगा तो आप कहेंगे कि आप कमा नहीं सकते। तो कमा क्यों नहीं सकते, वो वाली बात है। तो आप इन्वेस्टमेंट रोके हुए हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि शिक्षा का मूलभूत अधिकार सिर्फ शिक्षा लेने का नहीं, शिक्षा देने का मूलभूत अधिकार भी हमारे संविधान में है। अगर आप उस अधिकार पर रोक लगाना चाहते हैं तो उस अधिकार पर रोक लगाने का आपके पास ऐसा क्या एविडेंस है? आप क्यों रोक लगाना चाहते हैं? क्या प्रॉफिट कमाकर किसी स्कूल ने कुछ गलत किया या गलत होता है, ऐसा कोई एविडेंस है? ऐसा रिसर्च में कहीं कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा कहीं कोई एविडेंस नहीं है कि स्कूल अगर फॉर प्रॉफिट होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बल्कि स्कूलों पर जो पाबंदियां लगाने से शिक्षा की क्वालिटी जो है वो घटिया हो जाती है और इससे तो बल्कि इन्वेस्टमेंट आएगी और बहुत ज्यादा विकल्प लोगों को मिलेंगे। तो इसलिए ये सही नहीं है। दूसरी बात, शिक्षा का अधिकार हमने जैसे देखा कि 25% रिजर्वेशन उसमें थी कि निजी स्कूलों में 25% सीटें रिजर्व करनी होंगी दूसरे छात्रों के लिए। तो इसके बारे में हम काफी सालों से सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी से कहते रहे हैं कि वाउचर मॉडल होना चाहिए था या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए। तो आप स्कूलों को पैसा क्यों दे रहे हैं? आप पैसा दीजिए तो सीधा छात्रों को दीजिए, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को सीधा पैसा दीजिए ताकि वो तय करें कौन से स्कूल में उनको जाना है। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा शिक्षा के क्षेत्र में और बढ़ेगी क्योंकि वो अपना स्कूल, अपनी मनपसंद का स्कूल खुद चुन सकेंगे। और रीइंबर्समेंट देखिए बहुत मुश्किल हुई है क्योंकि रीइंबर्समेंट समय से स्कूलों को मिलता नहीं है और इस वजह से क्योंकि उनको रीइंबर्समेंट एक तो ये तय नहीं होता कि रीइंबर्समेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा और इसलिए वो फीस साल दर साल बढ़ाते जाते हैं। अब फीस पर पूरी तरह से लोग रोक तो सरकार नहीं लगा सकती, तो वो फॉर्मूला लेकर के आते कि भाई आप अपनी फीस 7%, 10% इतनी बढ़ाइए। और जिसको स्कूल को फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं भी होती वो भी स्कूल उतनी फीस बढ़ा लेता है क्योंकि सरकार ने बोला इतनी आप बढ़ा सकते हैं और फीस साल दर साल बढ़ती जाती है। तो स्कूल तो कहता है कि भाई कानूनी है, हम तो फीस इतनी बढ़ा सकते हैं, सरकार ने बोला आप इतनी फीस तो बढ़ाइए। लेकिन अगर जिस क्षेत्र में ये जो फीस और क्वालिटी प्रतिस्पर्धा से तय होती है, स्कूल और बच्चे के आपस मतलब पेरेंट कितना फीस देना चाहता है और किस क्वालिटी की शिक्षा चाहता है उससे तय होती, वो एक सिस्टम बहुत अलग इससे दिखता बनिस्बत की ऐसे सिस्टम से जहां पे सरकार तय कर रही है, क्योंकि उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो कानून से तय हो रहा है। इसमें दोनों तरह से जो है वो अभिभावकों का घाटा है। इसलिए अगर हमें अभिभावकों की सोचनी है, बच्चे की सोचनी है, तो हमें ये सिस्टम जो है जिसमें जबरदस्ती स्कूलों को बोला जा रहा है कि आप बच्चों को दाखिल करो, वो दाखिल नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता नहीं कि रिइंबर्समेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी। फिर ट्यूशन फी का पैसा तो रिइंबर्स होता है, लेकिन अच्छे स्कूलों में किस कोई भी स्कूल हो उसमें यूनिफॉर्म का खर्चा, जूते का खर्चा, किताबों का खर्चा, ऐसे कई अनेक खर्चे होते हैं। और स्कूल, क्योंकि स्कूलों को ये खर्चा सरकार से नहीं मिलता, सरकार अभिभावकों को भी ये खर्चा नहीं देती, तो स्कूल फिर मजबूर हो जाते हैं अभिभावकों से खर्चा लेने पर, अभिभावक पे ही नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ये रीइंबर्समेंट का सिस्टम बहुत ज्यादा सफल नहीं है। लेकिन क्योंकि मतलब
इसमें अभी अभिभावकों के पास सिर्फ यही विकल्प है, तो इसलिए सिस्टम ऐसे चल रहा है। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा होता कि अगर वो पैसा सीधा अभिभावकों को दिया जाता ताकि वो अपने पसंद का स्कूल चुन सकते, तो उससे उसमें उनको बहुत फायदा रहता। और ये बाकी सब कई क्षेत्रों में तो ये स्कीम है ही, बेनिफिट ट्रांसफर की या कैश ट्रांसफर की, यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए था। तो वो नहीं है। कस्तूरी रंगन कमेटी में ये जो हमारी शिक्षा नीति आई है, इससे 1 साल पहले कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसमें ये बात लिखी थी कि शिक्षा का अधिकार में जो 25% कोटा है, ये कहीं ना कहीं निजी स्कूलों की ऑटोनॉमी, उनकी स्वायत्तता का हनन है। तो पिछली कमेटी रिपोर्ट में जब ये बात मानी सरकार ने कि स्वायत्तता का हनन है, और इस कमेटी की रिपोर्ट में जो शिक्षा नीति फाइनली आई है उसमें इसको बढ़ा दिया गया। पहले ये 25% कोटा पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक था, अब इसको प्री प्राइमरी से और 12वीं क्लास तक कर दिया गया। तो अब ये तो बात समझ से परे है कि अभी 1 साल पहले सरकार कह रही है कि स्वायत्तता का हनन है, और अभी कह रहे हैं कि आप इसको बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, बढ़ा दीजिए। तो बढ़ाने के बाद इसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा इसको लागू करने के लिए? और अभी जिस तरह से ये लागू हो रहा है, हम सब जानते हैं कि ये पूरी तरह से लागू हो नहीं पा रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत रिलक्टेंट है, उनको पैसा समय से नहीं मिलता, पेरेंट्स की कई तरह की परेशानियां हैं, और अंदर से तो बात है कि सरकार के पास भी पैसा पूरा देने के लिए नहीं है। और दूसरी ओर सरकारी स्कूल खाली हो रहे हैं, ये भी बात है। कोविड से पहले जो हमने देखा कि छोटे स्कूल और बहुत छोटे स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है सरकारी स्कूलों की। तो ऐसे सरकारी स्कूल जिसमें 20 से भी कम छात्र रह गए हैं, करीब पूरे देश में ऐसे 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल थे जिसमें 20 से भी कम छात्र थे। और ऐसे ही कई राज्यों में 25% से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर छात्रों की संख्या 50 से भी कम है। भाई आप एक कक्षा में 30 छात्रों की बात करते हैं और कहते हैं कि 30 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए। तो मतलब ये है कि एक प्राइमरी स्कूल में 150 छात्र हों और 5 अध्यापक हों। लेकिन ऐसे स्कूलों में जहां सिर्फ 20 छात्र भी नहीं रह गए, तो ये स्कूल बहुत बहुत ज्यादा घाटे का सौदा है। ये सोच करके कि हमारे देश में संसाधन जो है वो बहुत सीमित हैं, सरकारों का बजट बहुत सीमित है, इसीलिए नई शिक्षा नीति में एक बात और कही गई कंसोलिडेशन की, कि स्कूलों का कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो स्कूल जो हैं, एक इलाके के आसपास के स्कूल जहाँ पे छात्र कम हैं या जैसे है, वो अपने संसाधन आपस में एक दूसरे के साथ बांट सकें, शेयर कर सकें। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स की या स्कूल क्लस्टर की भी इसमें बात कही गई है। जी धन्यवाद प्रशांत। आपने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की तरफ ध्यान आकर्षण कराया। प्रशांत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये नई शिक्षा नीति बनाने और उसको लागू मंत्रालय से और उसकी घोषणा करने तक के बीच में 5 से 6 वर्ष का टाइम लगा था। इसके बाद शिक्षा नीति की घोषणा की गई, और अब हम जब इस शिक्षा नीति के आए हुए क्या 1 वर्ष मना रहे हैं, अब इसकी पहली वर्षगांठ मना रहे हैं, तो आप इसे कहाँ पे देखते हैं? ये नीति क्या एक फुल फ्लेज कानून जिसमें पूरी तरीके से उसके जो नियम है सारे वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो, और क्या इसकी जो प्रचार प्रसार होना चाहिए क्या पर्याप्त तरीके से हुआ? आप किस तरीके से देखते हैं हम किस स्थिति में है 1 साल पहले से आगे 1 साल बढ़ने के दौरान? हाँ, देखिए, शिक्षा नीति में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के हाथ में है। लेकिन जिन चीजों की हमने अभी बात की, खास करके राज्य स्तर पर रेगुलेटर सेटअप करने के बारे में, ये चीज काफी हद तक राज्य सरकार के हाथ में है, क्योंकि इसके लिए कानून लाना पड़ेगा और वो राज्य सरकार लेकर आए। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा, क्योंकि देश में यूनियन टेरिटरीज तो हैं ही, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों में तो कम से कम शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है, वो इस बारे में पहल करके और वहां पे रेगुलेटर सेटअप कर सकता है। और बाकी जहां तक रही राज्य सरकारों की बात, राज्य सरकारें जो हैं
और वहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व होता है, अक्सर राजनीतिक नेतृत्व ऐसे मदों पर खर्च करना चाहता है जो अभिभावकों को सीधा फायदा दे या उनको दिखे, जैसे कि टैबलेट बांटना, या इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन की बात हो गई, या फिर फ्री किताबें देना, या जैसे हमने कहा कि मिड डे मील, तो मिड डे मील के साथ सुबह का नाश्ता भी देने की बात हो रही है, ये भी शिक्षा नीति में कहा गया। तो इन चीजों को लागू करने के बारे में तो पहल में देर नहीं होगी, ऐसा काफी हद तक लगता है। लेकिन रेगुलेटर सेटअप करना, इसमें सरकारें अगर ऐसा कहें कि हमारे पास इसको सेटअप करने का पैसा नहीं है, या इसको हम कैसे सेटअप करें, या उस पर वो चुप्पी साध के कई साल कई दशक बैठे रहे, तो मैं इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो बाकी चीजों पर पहल होगी, ये इस बात का पूरा पूरा, जैसे कि मान लीजिए शिक्षा का अधिकार जो कि निजी स्कूलों पर जो इसकी बात है कि वो शुरू से लेकर के और 12वीं कक्षा तक हो, इसके बारे में तो हो सकता है कि अगले साल से भी वो पहल कर सकते हैं। हो सकता है कि केंद्र सरकार इस बारे में आरटी में शिक्षा के अधिकार में अमेंडमेंट लेकर के आ जाए। तो कुछ चीजों पर जहां पर कि बोझा दूसरे के सर पर डालना है, उसमें पहल होने का पूरा चांस है, या फिर ऐसी चीजों जिसमें पेरेंट्स को सीधा फायदा है, अभिभावकों का सीधा फायदा है, दिखता है, राजनीतिक फायदा है, तो उस बारे में पहल होने का पूरा चांस है। लेकिन जहां मैंने कहा कि जहां मूलभूत सुधार होने की बात है और जिसका फायदा आने वाले समय में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होगा, लेकिन डायरेक्ट फायदा किसी को शायद नजर नहीं आए, तो उस बारे में ऐसा कुछ मतलब समय पर वो लागू होगा उस वो ऐसा नहीं लगता। प्रशांत, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी। जो ये नई शिक्षा नीति आई है, वो एक महामारी के दौर में आई है। ऐसी महामारी जो पिछले 100 सालों में दुनिया ने नहीं देखा था। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 जी। पैंडेमिक। आपको लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, वो भविष्य में आने वाले ऐसे महामारी के जो दौर हो सकता है संभावित, हम जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि ये एक आखिरी महामारी होगी, तो ऐसे महामारी आगे भविष्य में और जी। आती है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या हमारी शिक्षा नीति ऐसी स्थिति को टैकल करने में सफल साबित होगी? आपको ऐसा लगता है? जी, ये बहुत आपने ज़रूरी और बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आप ये देखिए, शिक्षा नीति ऐसा नहीं था कि फरवरी में आई थी या उससे पिछले साल आई थी। शिक्षा नीति महामारी के 4 महीनों के बाद हमारे देश में लॉकडाउन हुआ मार्च के एंड में, और शिक्षा नीति 29 जुलाई को आई। तो 4 महीने में जो हुआ वो हम सब ने देखा, पर हैरानी की बात है कि शिक्षा नीति में महामारी का कोई असर देखने को नहीं मिलता। बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि हमने देखा कि स्कूल बंद हो गए, और ठीक है कि उस समय तो ग्रीष्मकालीन अवकाश मान लिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है वो स्कूल खुल नहीं पाए। और देखिए अभी तक स्कूल खुल नहीं पाए, बच्चे करीब 1.5 साल से घरों में बैठे हैं। मॉल खुल गए, स्पा खुल गए, धार्मिक स्थल खुल गए, सब कुछ खुल गया, लेकिन स्कूल अभी तक नहीं खुले। और ये बच्चों के भविष्य जो है वो अभी अधर में लटका हुआ दिख रहा है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जो संपन्न घरों के बच्चे हैं उनके पास इंटरनेट भी है, लैपटॉप भी है, माँ बाप भी घर में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे जिनके माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं या जो इतने संपन्न नहीं है, उनका क्या होगा, इस बात का जवाब अभी तक सरकारों ने नहीं खोजा। तो ये बड़ी विकट स्थिति है, और शिक्षा नीति में इसका कहीं पे कोई जिक्र, कोई जवाब नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे और कहूंगा, और वो ये कि महामारी ने कहीं कुछ हद तक शिक्षा नीति की एक बहुत बड़ी एक खामी उजागर की है। वो ऐसे कि देखिए, हम बात कर रहे हैं, शिक्षा नीति होती है जो अगले 50 साल तक का सोच के चले, और
महामारी ने तो पहले ही दिन ये बता दिया कि भाई ये शिक्षा नीति जो है ये भविष्य को लेकर के बनाई गई एक भूतकालीन शिक्षा नीति है, क्योंकि ये भविष्य में, अभी आप पिछले 1.5 साल से शिक्षा नीति में कहीं कोई जवाब नहीं है कि बच्चों का क्या होगा, ऐसी स्थिति में बच्चे क्या कर सकते हैं, इस बारे में इसके पास कोई जवाब नहीं है। तो शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं भविष्य का ध्यान रखे कि कैसे, क्योंकि देखिए सरकार के पास संसाधन है, सरकार पैसा बहुत खर्च करती है, और हमने अभी जैसे बात की कि निजी स्कूलों का जो शिक्षा मुहैया कराने का जो खर्चा है वो सरकार से मात्र 1/3 है। तो कहीं ना कहीं ये दो बातों को मिला करके ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास शिक्षा का साधन, खर्च करने का साधन या उतना पैसा, उतना बजट नहीं था, वो इस बारे में अगर सरकार उनको फंड करती तो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र से वो इस बारे में, आप देखिए कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज आ गई हैं हमारे देश में। कोचिंग का कल्चर जो पहले चलता था अब वो ऑनलाइन हो गया है। इसके अलावा डिस्कवरी के सहयोग से एक स्कूल K8 स्कूल ऑनलाइन चल रहा है, जो पूरी तरह ऑनलाइन स्कूल है, 8वीं कक्षा तक की शिक्षा वो ऑनलाइन देते हैं, और ये हमारे देश में हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का जो रेगुलेटरी ढांचा है, क्या उसने ऑनलाइन स्कूलों के बारे में सोचा? क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट तो बात कर रहा है कि आपकी इमारत होनी चाहिए, वो बात कर रहा है कि आपके पास टॉयलेट होना चाहिए, 5 कमरे होने चाहिए, और दूसरी तरफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो शिक्षा आपको लैपटॉप में, फोन में, टैबलेट में घर बैठे दे रही हैं। और महामारी के चलते अब तो कोई उसको नकार नहीं सकता, अब उससे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि सरकार भी कह रही है कि हाँ, या तो हम चैनल चलाएं या ऑनलाइन शिक्षा दें, और काफी राज्य सरकारें इस बारे में काफी कुछ उन्होंने प्रयोग किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये कि आप ये नकार नहीं सकते कि ऑनलाइन शिक्षा हम नहीं देंगे या ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, तो आपको मानना ही पड़ेगा और उस दिशा में चलना पड़ेगा, और कुछ हद तक चले। लेकिन रेगुलेशन में वो दिखाई नहीं दे रहा है। आप मान रहे, सरकार चैनल चलाए, सरकार कुछ पेन ड्राइव बांट रही है, किसी राज्य सरकार ने पेन ड्राइव बांटी, किसी ने टैबलेट बांटा, किसी ने कुछ किया, किसी ने व्हाट्सएप से एजुकेशन दी, वो सब कर रहे हैं। तो आप अपने रेगुलेशन में उस बात को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? आप उस बात में रेगुलेशन को, सबसे पहले तो आपको उसको मानना पड़ेगा कि ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकती है, ये प्रयोग हो सकता है, और ये प्रयोग करना पड़ेगा। हमारे देश में सबसे बड़ा खर्चा स्कूल चलाने में जो है वो जमीन का है, करोड़ों रुपए की जमीन है। आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कोई करेगा नहीं, करोड़ों रुपए की जमीन है, तो आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? तो ये बात का शिक्षा नीति में जवाब नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बस आप कमर्शलाइजेशन नहीं कीजिए। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा का क्या मतलब है, अभी की बात हो रहा है, लेकिन आगे चल के तो बच्चे को स्कूल में जाना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे की सोशल लाइफ है ये सारी बातें सही है, बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए। हमारा देश में जो है जून में या मई में 45 डिग्री तापमान होता है, कई इलाकों में 47 तक जाता है, तो स्कूल में एसी भी होना चाहिए। तो क्या जिन स्कूलों में एसी नहीं है उन स्कूलों को बंद कर देंगे? जो होना चाहिए और जो है, ये दो अलग बातें हैं। होना बहुत कुछ चाहिए, पर हमारा देश में उतने साधन संपन्न हम नहीं हैं, और साधन संपन्न ना होने से, जो स्कूल साधन संपन्न नहीं है, तो क्या हम उन्हें बंद कर दें, या वो हम उन्हें विकल्प भी ना दें, या हम उन्हें ये कह दें कि भाई आप ये विकल्प चूज ही नहीं कर सकते? तो ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। समानता का ये मतलब नहीं कि दूसरों के हाथ से आप विकल्प छीन लें। अच्छी बात है कि अगर सरकार संसाधन पे खर्च कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संसाधन का पैसा खर्च अगर नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको बंद कर दे। शुक्रिया प्रशांत आपका, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो कम से कम एक बार फिर इस बारे में सोचें
कि नई शिक्षा नीति में क्या ऐसे प्रावधानों को शामिल किया जा सकता है जो महामारी जैसी परिस्थितियों से निपटने में कारगर हो